नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG Studies and SCKG 2.2 to YouTube channel classes. In this session, we are going to discuss about MCQ 11 to 20, which is related to Principles of Management. Principle of Management के 10 MCQ, फर्दर 10 MCQ यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, MCQ के द्वारा हम चैप्टर का उस पॉइंट का कंसेप्चुअल क्लैरिटी करते हैं सो दैट क्वेश्चन अल्टर करके चेंज करके कुछ दूसरा तीसरा क्वेश्चन उस चैप्टर से दिया जाता है, देन आल्सो वी शुड बी एबल टू आंसर इट। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हाँ, देखिए ऐसा है, वर्क प्लेस एक ऐसा जगह है, बिजनेस में पार्टिकुलरली बिजनेस में वर्क प्लेस एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक एम्प्लॉयर और उसका मैनेजमेंट है। तो पर बेसिकली एक मैनेजमेंट ग्रुप है और एक एम्प्लॉय ग्रुप है। मैनेजमेंट ग्रुप ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है एम्प्लॉय को कम दे करके, और एम्प्लॉय प्रॉफिट में ज़्यादा मार्जिन चाहता है, ज़्यादा शेयरिंग चाहता है, अपना सैलरी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। ये डिस्कॉर्ड है, ये चलता रहता है। प्रश्न यहाँ पर ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पर डिस्कॉर्ड की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर मैनेजमेंट ऐसा क्या करे कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में सौहार्द बना रहे, गुड रिलेशन बने रहे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेट अस सी वन बाय वन। तो ए है, द मैनेजमेंट शुड प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट एनी टास्क। ये तो नॉर्मली जब डिस्कॉर्ड होता है तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। द मैनेजमेंट शुड एंगेज इन साइंटिफिक इंक्वायरी, इंक्वायरी भी जब डिस्कॉर्ड होगा तो होगा। द मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, बीच बीच वाला लग रहा है। The management should share the gains or profits of a company with their workers. This is called harmony. This is called harmony. Management should share the gains or profits of a company with their workers. This is the principle of harmony. So D is the correct answer. आपको जितने पॉइंट दिए हुए हैं वो सब पढ़ने हैं, पढ़ के एनालाइज करना है, एंड देन यू कम टू कंक्लूजन। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा आपके पास टाइम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following describes the main objective behind functional foremanship? फंक्शनल फोरमैनशिप, देखिए मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में 3 लेयर होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल। तो जो लोअर लेवल होता है ये एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है। ये वर्क असली लोअर लेवल पे ही होता है, और लोअर लेवल का जो हेड होता है वो फोरमैन कहलाता है। तो अगर लोअर लेवल में क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है, प्लानिंग वोलिंग कुछ नहीं बनती, प्लानिंग मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल पर बनती। तो फोरमैन अपना रूटीन जॉब करता रहे तो मिडिल मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट को टाइम मिल जाता है पॉलिसी को रीथिंक करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है वो देखते हैं। टू सेपरेट द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी फ्रॉम इट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये तो कुछ बात नहीं समझ में आ रही, ये बात नहीं बनी। टू सेपरेट द प्लानिंग फंक्शन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ये सही लग रहा है, बी सही मान के चलते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। टू प्रोवाइड जीरो फ्री टाइम टू वर्कर्स इन ए कंपनी, नहीं नहीं, ये बात नहीं बनती। टू नॉट डिवाइड और डेलीगेट द वर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, फंक्शनल फोरमैन का ये भी काम नहीं है। फंक्शनल फोरमैन का बी इज द करेक्ट आंसर। टू सेपरेट द प्लानिंग फंक्शन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन,
एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो फोरमैन के पास होता है, फोरमैनशिप ओवर हो गया, एग्जीक्यूटिव फंक्शन यहीं पे हो गया। इसके बाद प्लानिंग एक्शन होता है, डिसीजन मेकिंग एक्शन होता है मिडिल एंड टॉप लेवल पे, राइट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ये 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। लोअर लेवल जो होता है इसमें सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, ये सब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात हो रही है, वर्कर की बात नहीं हो रही है। इसमें कहीं वर्कर नहीं दिखेगा, बिकॉज ही इज नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में जो सुपरवाइजर होंगे, फोरमैन होंगे, ये लोग क्या होते हैं, लो लेवल पे होते हैं, रूटीन जॉब करते हैं, एग्जीक्यूटिव जॉब इनका होता है। ये अपना एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, तो मिडिल लेवल और टॉप लेवल अपनी प्लानिंग को सुचारू रूप से चला सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सकते हैं, नए नए प्लान कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन कहाँ पे आएगा, लो लेवल पे आएगा। डायरेक्शन प्लानिंग मिडिल लेवल से आएगा, टॉप लेवल से आएगा, राइट। समझ में आ गया? लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is the main motive behind carrying out a fatigue study? वैसे ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का ये चैप्टर है ये। साइकोलॉजिकल चैप्टर ये है फटीग, और फटीग को स्टडी करना बहुत जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स को अगर मैनेज करना है तो। क्यों? अगर 8 घंटे 10 घंटे किसी वर्कर से काम कराने हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कितने टाइम के बाद से उसको ब्रेक दिया जाए। ब्रेक दे देने से वो क्या हो जाता है, रीगेन कर लेता है अपनी कैपेसिटी और फिर से काम करने लगता है। अगर ब्रेक नहीं देंगे, ही विल फॉल डाउन। फटीग में थकान होती है, तो कंटिन्यूअसली काम करते करते आदमी थक जाता है, उसको थोड़े समय के लिए ब्रेक देना आवश्यक है। ब्रेक देने के बाद से फिर से वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है। प्रश्न यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मोटिव बिहाइंड कैरिंग आउट ऑफ फटीग स्टडी? इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एम्प्लॉयज विद इन ए टास्क। नहीं जी, फटीग अलग चीज है। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम टेकन फॉर एम्प्लॉयज टू कंप्लीट देयर टास्क। ये भी फटीग नहीं है। It helps to calculate the duration of rest intervals given to the employee. This is the correct answer. फटीग स्टडी क्या करती है? It helps to calculate the duration of rest. उसको कितने समय के लिए आराम चाहिए, कितने इंटरवल पे, इंटरवल्स गिवन टू द एम्प्लॉय, कितने इंटरवल पे कितने समय का आराम चाहिए। 2 घंटे के बाद से 1 मिनट का ब्रेक देंगे तो क्या कर लेगा? कुछ जस्टिफाइड 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कुछ ब्रेक देंगे तब जा करके करेगा ना। तो इसलिए इंटरवल, एक गिवन इंटरवल पर कितने समय का रेस्ट होना चाहिए टू रूल आउट द सिचुएशन ऑफ फटीग, वो यहाँ पर सी में मेंशन किया हुआ है। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आइए थोड़ा सा फटीग के बारे में जान लेते हैं। फटीग इज a feeling of extreme tiredness or lack of energy that can make it difficult to do your usual activities. It can be physical, mental or both. तो फटीग क्या है? काम करते करते एक थकान की जो स्थिति आ जाती है, एक लॉस ऑफ एनर्जी की स्थिति जो आ जाती है, आदमी कमजोरी महसूस करने लगता है। उसके बाद से यूजुअल वर्क करने के लिए उसके पास पावर ही नहीं बचता, एनर्जी ही नहीं बचती है। दैट लेवल, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज फटीग। थकान उसको कहते हैं। काम करते करते आदमी थक जाता है, उसके बाद उसको रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। रेस्ट करने के बाद से फिर से वो काम के लिए रेडी हो जाता है। और ये जो थकान है, ये फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, एंड फिजिकल मेंटल बोथ हो सकता है। फिजिकल, फिजिकल वर्क होता है तो उसमें फिजिकली थकान होती है। मेंटल, अगर कंपनी में अच्छे रिलेशन नहीं है, कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, वर्कर भड़के हैं, मैनेजमेंट कुछ खुश नहीं लग जा रहा है, तो मेंटल फटीग भी होता है। मानसिक
थकान भी होती है, शारीरिक थकान भी होती है। सिम्टम क्या है? फिजिकल होगा तो कमजोरी लगने लगेगी, शरीर भारी भारी सा लगने लगेगा, काम करने का जो स्पीड है स्लो हो जाएगा, प्रोडक्शन अपने आप ही कम डाउन हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। मेंटल क्या होता है? ट्रबल स्पीकिंग और कंसंट्रेटिंग, या तो बात नहीं करेगा ना तो बहुत जोर से बात करेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा, भूल जाएगा, गजनी मुंह बन जाएगा वो। मूड और इमोशन चेंज, मूड चेंज हो जाएगा, मूड ऑफ हो गया है भाई, काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से, और जब भी ये फटीग आएगा तो इससे क्या होगा? लैक ऑफ मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन का चैप्टर हमने अपलोड किया है, देख लीजिएगा। मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है काम करने के लिए, चाहे वो घर पे हो, परिवार में हो, या ऑफिस किसी संस्थान में हो। मोटिवेशन बहुत बड़ा चीज है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, जल्दी आदमी थक जाता है, आंखें थक जाती है, सर भारी हो जाता है, पैर चल नहीं पाते हैं, कंधे में दर्द होने लगता है, बोर्डम होने लगता है, पेशेंस नहीं रहता है, आदमी छोटी छोटी बातों पे झुंझला देता है। दिस इज द सिम्टम ऑफ फटीग। इससे क्या होता है? तो इस तरीके से फटीग जो था वो रूल नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। उससे प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, ह्यूमन रिलेशन पे फर्क पड़ता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे फर्क पड़ता है, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का इनमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है? इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग ऑर्डरली arrangement for the resources within organization. It concentrates on building a framework for giving orders. It focuses on creating a framework for receiving orders. ये orderly arrangement सही लग रहा है, let me check. So this is A is the correct answer. Main objective of the principle of order is it focuses on providing orderly arrangement for the resources within an organization. Right? Question number 15. Which of the following is the main objective of standardization within a business? स्टैंडर्डाइजेशन का बिजनेस में बहुत महत्व है। स्टैंडर्डाइजेशन से प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। स्टैंडर्डाइजेशन से अनट्रेंड पर्सन भी काम ठीक से काम करता है, क्योंकि उसको बता दिया गया है कि ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना। ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, कम ट्रेनिंग में काम चल जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन इज इट हेल्प टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस विद इन ए कंपनी। ठीक लग रहा है? इट हेल्प टू रिड्यूस प्रोडक्ट टू फिक्स्ड साइजेस, फीचर्स और टाइप। Okay. It helps to bring in more significant exchangeability of various parts. And तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। एक्सटेंडाइजेशन हो जाने से ये सारे डिफरेंस आते हैं, राइट? डी इज द करेक्ट आंसर। आपका चैनल एसी के जी स्टडीज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। अभी भी बहुत से लोगों के पास हमारे वीडियो नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, राइट मटेरियल उनको मिल नहीं रहा है। अब यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो एक यहाँ पर प्रेस करके लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लासेज अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए। मॉडिफिकेशन की जरूरत है, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए। और हाँ, ये बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसको प्रेस करने से इंस्टेंट आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जैसे अपलोड करेंगे इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा। कल बहुत लोग लाइव स्ट्रीमिंग में अनायास ही जुड़ गए थे। क्यों? क्योंकि उनको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिला, उन्होंने बेल आइकन को ऑन कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज ए जनरल गाइडलाइन फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज ए जनरल गाइडलाइन फॉर व्हाट?
Decision making, yes. Managerial action, yes. Both A and B, yes. So C is the correct answer. अरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करेगा, मैनेजरियल एक्शन में तो हेल्प करेगा, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हेनरी फेयोल इज नोन एज, देखिए ऐसा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत से थ्योरी डेवलप की गई है, और जो थ्योरी डेवलप किए हैं उनको फादर ऑफ दैट थ्योरी कहा जाता है। बहुत से थ्योरी डेवलप हुई है, इसलिए बहुत से फादर्स हैं। कोई जनरल मैनेजमेंट का है, कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट का है, कोई बिहेवियरल का फादर है, कोई ह्यूमन रिलेशन का फादर है, बहुत से फादर है। सीखना है, बता रहे हैं। अभी आप यही समझ लीजिए कि हेनरी फेयोल इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो ओवरऑल हेनरी फेयोल इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, राइट। आइए देख लेते हैं कुछ और फैक्ट हेनरी फेयोल के बारे में। तो हेनरी फेयोल इज नोन एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट, ही इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट फॉर हिज मैसिव कंट्रीब्यूशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान है, और इसीलिए इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। फेयोल वाज द फर्स्ट टू डिफाइन द फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैनेजमेंट के चार फंक्शन को डिफाइन किया था। क्या क्या चार फंक्शन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। He laid down 14 principles of management in his book जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल साहब का बुक है, बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेट डाउन किया है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है। फिलहाल आप अभी इतना ही जानिए कि हेनरी फेयोल इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। और बाकी लोग और कौन कौन प्रोफेशनल हैं जो मैनेजमेंट में फादर जाने जाते हैं? एक पीटर ड्रकर है। इन्होंने जो लेटेस्ट थ्योरी दिया मैनेजमेंट का, वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दिया। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर ने दिया, और उसके बाद से इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाने लगा। पीटर ड्रकर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। He emphasized the importance of innovation, social responsibility, and continuous learning. So, Peter Drucker, father of modern management. Henry Fayol, father of general management और management अभी हमने पढ़ लिया। F.W. टेलर, हाँ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं F.W. टेलर, फ्रेडरिक विल्सनो टेलर। क्या है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, याद कर लीजिए। जस्ट जस्ट मगापिट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर। याद करना है, कैसे याद करेंगे बताओ? ट्रिक बता दो, बता देते हैं। ट्रिक देखिए ऐसा है, एस के बाद क्या आता है? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना। एस के बाद क्या आता है? टी आता है। तो टी से टेलर हो गया। साइंटिफिक मैनेजमेंट एस से शुरू होता है, और एस के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टी आता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर इसके बाद वाले टेलर हो गए, F.W. टेलर। जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट जी से पहले क्या होता है? एफ आता है। जी से पहले क्या आता है? एफ आता है। तो जनरल मैनेजमेंट के फादर फेयोल हो गए। तो हेनरी फेयोल हो गए जनरल मैनेजमेंट के फादर, और टेलर F.W. टेलर हो गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर। याद हो गया? पक्का याद हुआ होगा? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए याद हुआ कि नहीं। जस्ट राइट कमेंट बॉक्स में ये याद हुआ कि नहीं, राइट।
चलिए नेक्स्ट, एल्टन मेयो, फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जितने लोग एचआर मैनेजमेंट करते हैं, एचआरएम करते हैं, उनको पता है मेयो साहब का योगदान। ही फोकस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। इन सब की भी हम चर्चा करने वाले हैं आने समय में। एम्प्लॉय वेलफेयर, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन पर इन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया और इसीलिए मेयो साहब को फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल को अभी हमने पढ़ा था, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है डिसिप्लिन से रिलेटेड? प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टी, ओके, गुड सुपीरियर्स अक्रॉस ऑल लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट आर ऑलवेज क्लियर एंड फेयर। हमें लग रहा है ये तीनों सही है, ये तीनों सही है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कभी कभी पेनाल्टी भी देनी पड़ती है, गुड सुपीरियर की जरूरत पड़ती है, और दोनों पार्टी के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर जाने से पहले आपका दूसरा चैनल एसीकेजी 2.22 आपके बच्चों के लिए इसमें लगभग 500 से 600 छोटी छोटी 2-2, 4-4 मिनट के मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी डाली गई है, प्रेरक कहानियां डाली गई हैं, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following is the main objective of the unity in direction principle? यहाँ पर क्या है? यूनिटी इन डायरेक्शन। यूनिटी इन डायरेक्शन प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है? कोऑर्डिनेशन है, यूनिटी इन एक्शन है, बोथ है, दोनों में से कोई भी नहीं है। एंड द आंसर इज बोथ आर देयर। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिटी इन डायरेक्शन में कोऑर्डिनेशन भी होता है और यूनिटी इन एक्शन भी होता है, राइट? एंड दिस कुड बी द explanation of the material unity of direction. Huh? The objective of unity of direction principle is to ensure that all members of the organization work together toward a common goal. देखिए ऐसा है, जितने भी बिजनेस एंटिटी हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी सेटअप हैं, इन सब इंस्टीट्यूट किस लिए हुए? टू अचीव सर्टेन कॉमन गोल। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये इंश्योर करती है कि ए टू जेड सभी लोग वहां पर काम कर रहे हैं फॉर व्हाट पर्पस? टू अचीव द कॉमन गोल। उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए ही सब लोग वर्क कर रहे हैं, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्ट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल का मीनिंग यही है कि टू इंश्योर दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल। कोई बनाने के लिए कर रहा है और कोई बिगाड़ने के लिए कर रहा है, ऐसा कम से कम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं चलता। This principle aims to improve efficiency and coordination and to reduce duplication of effort. सब लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में काम करेंगे तो सबको पता है कि ये काम किसकी है, किसका है, ये इस काम को कौन कर रहा है। तो एक ही काम को 2 आदमी 3 आदमी नहीं करेंगे, तो ये डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट को भी कम करता है, इफिशियंसी बढ़ाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन में हो रहा है। The unity of direction principle states that all units of the organization with the same goal should have a single plan and leader. एक प्लान एक लीडर, जो मेरा लीडर कहेगा, जो मेरा लीडर प्लान देगा, उस प्लान को हम एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स टू एलिमिनेट ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होगा, इसलिए ओवरलैपिंग ऑफ वर्क को भी
रिड्यूस करेगा, अवॉइड करेगा, एलिमिनेट करेगा। द प्रिंसिपल वाज डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल, नोट कर लीजिए। ये हेनरी फेयोल जो है, जो ये 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन्होंने इवॉल्व किया है, जो जनरल मैनेजमेंट के फादर हैं, इन्होंने ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को इवॉल्व किया है। बेनिफिट क्या क्या होंगे इसके? तो बेनिफिट क्या होंगे? इट इम्प्रूव इफिशियंसी, इट इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, allows teams to collaborate and cooperate, reduce duplication of effort, ensure proper use of resources, and fosters a cohesive and aligned working environment. खुशनुमा माहौल बना देते हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में इफिशियंसी इंप्रूव होती है, परफॉर्मेंस बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, लोगों के बीच में तालमेल भी बढ़ते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कम होते हैं, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। मैनेजमेंट का मीनिंग यही होता है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। राइट। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is the correct meaning of concentration on of decision making authority? कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का इनमें से कौन सा सही मीनिंग है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? नहीं, ये तो कंट्रोल का होता है। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन होगा नहीं, ये कंट्रोल का हो गया, तो सेंट्रलाइजेशन बी इज द करेक्ट आंसर। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का मीनिंग जो कंसंट्रेशन का होता है वो सेंट्रलाइजेशन होता है। राइट। इस तरीके से हमने हंसते खेलते अनदर 10 क्वेश्चन को एमसीक्यू को सॉल्व किया, उनके चैप्टर के साथ सॉल्व किया। पर्पस ये है कि उस चैप्टर को अगर आप समझेंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पुट करता है, यू शुड बी एबल टू रिप्लाई इट, यू शुड बी एबल टू आंसर इट। हमारा ये तरीका कैसा लगा आपको? प्लीज डू राइट सेम इन द दिस कमेंट बॉक्स। दिस इज द कमेंट, प्लीज डू राइट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एडिशनल मटेरियल के साथ। तब तक प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एसी के जी स्टडीज एंड एसी के जी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।